गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा माहेश्वरी, सह आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। एमए प्रीवियस हिस्ट्री के पेपर थर्ड विमेन इन इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं कुछ और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आज का यह वीडियो आधुनिक भारतीय स्त्री की कला के विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता पर केंद्रित है। इसमें हम बात करेंगे उन प्रमुख स्त्रियों की जिन्होंने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। भारत का इतिहास यदि हम देखते हैं तो हमें इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि जब से स्त्रियों की स्थिति में अवनति आरंभ हुई थी तभी से कला के अनेक क्षेत्र जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, वाद्य आदि स्त्री की पहुंच से दूर हो गए थे। अशिक्षा और पर्दे के कारण स्त्रियां सार्वजनिक समारोह में ही नहीं जा पाती थी। इन कलाओं के प्रशिक्षण या प्रदर्शन का भी कोई अवसर उन्हें नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति काफी लंबे समय तक बनी रही। 20वीं शताब्दी के पहले समाज सुधारकों ने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए काफी प्रयास किए। परिणाम स्वरूप स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ। कुछ ऐसी सशक्त महिलाएं हुई जिन्होंने परिवार और समाज का विरोध सहन करके भी कला की अनवरत साधना की। कुछ ऐसी स्त्रियां भी थी जिन्होंने अपनी कला साधना से परिवार का पोषण किया। इन सभी ने अपनी कला से विश्व भर को मुग्ध किया और कला को अद्वितीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज हम इन्हीं कुछ प्रसिद्ध स्त्रियों की बात करेंगे। इनमें सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ रुक्मणी देवी अरुणडेल की। इनका जन्म मदुरई में हुआ था। इनके पिता थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, अतः नृत्य और संगीत के साथ साथ ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी रही। 1935 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की हीरक जयंती के अवसर पर इन्होंने अपने नृत्य का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। साधिर नृत्य की वेशभूषा और भाव भंगिमाओं में परिवर्तन करके उसे शुद्ध शास्त्रीय नृत्य का रूप दिया और भरतनाट्यम नाम से प्रचारित किया। इन्होंने अनेक नृत्य नाटिकाओं का संयोजन और प्रदर्शन किया था, जिनमें प्रमुख रूप से कुमार संभवम, गीत गोविंदम, शबरी मोक्षम, सीता स्वयंवरम और पादुका पट्टाभिषेकम आदि के नाम लिए जा सकते हैं। रुक्मणी देवी ने अपने पति के सहयोग से अटियार में प्राचीन गुरुकुल पद्धति पर एक नृत्य संगीत अकादमी स्थापित की थी और उसका नाम कला क्षेत्र रखा था। 1962 में कला क्षेत्र को मद्रास में स्थानांतरित कर दिया गया। रुक्मणी देवी अरुणडेल 2 बार राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी। 1956 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया था। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी, विश्व भारती विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इन्हें पुरस्कृत किया था। दूसरा प्रमुख नाम है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का। इनका जन्म मदुरई के प्रतिष्ठित संगीत परिवार में हुआ था और इनके माता पिता ने तत्कालीन श्रेष्ठ संगीतज्ञों से इन्हें कर्नाटक संगीत की शिक्षा दिलाई थी। इनके गायन का पहला रिकॉर्ड 1933 में निकाला गया था। इन्होंने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने गायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया था। वे पहली भारतीय संगीतज्ञ थी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इन्हें अनेक उपाधियां, अलंकरण और पुरस्कार प्राप्त हुए थे। भारत के लगभग 6-7 विश्वविद्यालयों ने इन्हें डी लीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय आदि प्रमुख थे। भारत के विभिन्न प्रदेशों की संगीत अकादमियों ने भी इन्हें विशिष्ट सम्मान दिया था। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण
से भी सम्मानित किया गया। भारत के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी ये सम्मानित हुई थी। आधुनिक भारतीय स्त्रियों में जो प्रमुख रूप से उपलब्धियां अर्जित करने वाली स्त्रियां हैं, उनमें अगला मुख्य नाम है मृणालिनी साराभाई का। मृणालिनी साराभाई का जन्म त्रिशूर में हुआ था और कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन इनकी मौसी थी। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन सुभाष चंद्र बोस की सेना की रानी झांसी रेजिमेंट की सेनापति थी। मृणालिनी साराभाई की शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी। बाद में इन्होंने अमेरिका में जा कर के नाट्य कला अकादमी में शिक्षा ग्रहण की थी। भारत लौटने के पश्चात उन्होंने श्रीमती मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से भरतनाट्यम और कथकली की शिक्षा ग्रहण की थी। इनका विवाह डॉक्टर विक्रम साराभाई से हुआ था, जो कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। 1948 में मृणालिनी साराभाई ने अहमदाबाद में परफॉर्मिंग आर्ट्स की एक अकादमी दर्पण की स्थापना की थी, जिसमें संगीत, नृत्य, नाटक और कठपुतली कला का प्रशिक्षण दिया जाता है। 1965 में इन्हें पद्मश्री अलंकरण मिला था और 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रमुख नाम है सितारा देवी का। सितारा देवी कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं और इनके पिता सुखदेव महाराज, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन नृत्य ही था, उन्होंने कथक नृत्य में अनेक नवीनताओं का समावेश किया और अपनी पुत्री को नृत्य सिखाया। सितारा देवी ने अपने पिता, अपनी बड़ी बहन और प्रसिद्ध कथक नर्तक अच्छन महाराज से कथक नृत्य सीखा था। सितारा देवी के नृत्य का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन बम्बई के जहांगीर हॉल में हुआ था। कथक नृत्य को विशिष्ट रूप देने के लिए सितारा देवी ने लोक नृत्यों के गतिमय पद संचालन को, भारतीय धर्म ग्रंथों, कविताओं की विषय वस्तुओं को और अपने परिवेश में फैले प्राकृतिक संगीत को अपने नृत्य से जोड़ दिया था। उन्होंने लखनऊ घराने और बनारस घराने के कथक नृत्य की विशिष्टताओं को एकत्र करके प्रस्तुत किया। इन्हें अनेक सम्मान एवं अलंकरण मिले थे, जिनमें प्रमुख रूप से कालिदास सम्मान और पद्मश्री अलंकरण है। विशिष्ट महिलाओं की सूची में एक और प्रमुख नाम है लता मंगेशकर का। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर संगीतकार थे। लता मंगेशकर ने 10 वर्ष की आयु से ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी आरंभ कर दी थी। इनके पिता का देहांत काफ़ी पहले ही हो गया, जबकि वे सिर्फ 13 वर्ष की थी और अपने छोटे भाई बहनों के भरण पोषण हेतु लता मंगेशकर ने बम्बई सिनेमा में कार्य करना आरंभ किया था। एक पार्श्व गायिका के अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न भाषाओं, जिनमें बांग्ला, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, अवध, भोजपुरी आदि भाषाओं में बड़ी संख्या में गीत गाए। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय पंडित नेहरू की उपस्थिति में ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी लता जी का गाया सर्वाधिक प्रसिद्ध गीत है। संगीत के क्षेत्र में अपने अद्वितीय योगदान के लिए लता जी को पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सर्वाधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पुरस्कार, राज्यसभा में मनोनयन,
और डी लीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला मुख्य नाम है श्रीमती शरण रानी का। शरण रानी का जन्म दिल्ली में हुआ था और उन्होंने नृत्य और गायन की विधिवत शिक्षा ली थी। उन्होंने बाबा अलाउद्दीन खान साहब और उस्ताद अली अकबर खान साहब से वाद्य यंत्र सरोद की विधिवत शिक्षा ली। 1951 में कलकत्ता में उन्हें अखिल भारतीय तानसेन विष्णु दिगंबर पारितोषिक प्राप्त हुआ था। भारत के अनेक स्थानों पर सरोद वादन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के कारण उन्हें काफ़ी सराहना मिली थी। सरोद वादन में उन्होंने इतनी दक्षता प्राप्त कर ली कि उन्हें शरण रानी के स्थान पर सरोद रानी कहा गया। उन्होंने न केवल भारत के विभिन्न नगरों अपितु विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नेपाल, बांग्लादेश आदि में शरण रानी ने सरोद वादन से श्रोताओं को अभिभूत कर दिया था। भारत की विभिन्न संगीत अकादमियों ने उन्हें बार बार सम्मानित किया। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, द डिवाइन सरोद, और एक नवीन राग का भी सृजन किया जिसका नाम राधिका प्रिय रखा। भारत सरकार ने शरण रानी को पद्म श्री और पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया था। कला के क्षेत्र में प्रमुख महिलाओं में शुभा मुद्गल का भी नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने पंडित रामाश्रय झा, पंडित वसंत ठक्कर और पंडित विनयचंद्र मौदगल्य से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी और श्रीमती नैना देवी से उपशास्त्रीय गायन, ठुमरी और दादरा की बारीकियां उन्होंने सीखी। इन्होंने कबीर, तुलसी, सूर, जायसी, खुसरो आदि की रचनाओं को संगीतबद्ध किया है। पश्चिम के पॉप संगीत को भारतीय शास्त्रीय संगीत में ढालकर शुभा मुद्गल ने अभिनव प्रयोग किया और विदेशों में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। भारत सरकार ने शुभा मुद्गल को पद्मश्री से सम्मानित किया। अगला प्रमुख नाम है यामिनी कृष्णामूर्ति का। यामिनी कृष्णामूर्ति का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। इनका पहला सार्वजनिक नृत्य प्रदर्शन 1957 में हुआ था। यामिनी कृष्णामूर्ति को तिरुपति देवस्थान में रेजिडेंट डांसर बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। दिल्ली में यामिनी कृष्णामूर्ति ने यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला, जहां वे छात्र छात्राओं को भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की शिक्षा देती हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा अ पैशन फॉर डांस भी लिखी और इन्हें पद्मश्री एवं पद्म भूषण अलंकरण प्राप्त हुए। संयुक्ता पाणिग्रही का नाम भी प्रसिद्ध नृत्यांगनाओं में लिया जाता है। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था और इन्होंने केलुचरण महापात्र के निर्देशन में ओडिसी नृत्य सीखा था। बाद में इन्होंने मद्रास में रुक्मणी देवी अनुंडेल के निर्देशन में नृत्य सीखा और इन्होंने भरतनाट्यम और कथकली नृत्यों में नृत्य प्रवीण डिप्लोमा प्राप्त किया। कला क्षेत्र बैले ट्रूप की सदस्य के रूप में उन्होंने भारत के अनेक स्थानों पर नृत्य प्रदर्शन किए। भारत सरकार के सांस्कृतिक दल के साथ अन्य देशों अमेरिका, इंग्लैंड, ग्रीस, फ्रांस, फिलीपींस आदि में संयुक्ता पाणिग्रही ने अपने नृत्य कला का सफल प्रदर्शन किया। ओडिसी नृत्य को पूर्ण गौरव के साथ पुनः स्थापित करने का श्रेय केलुचरण महापात्र और संयुक्ता पाणिग्रही को ही जाता है।
और इसके लिए उन्हें पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुए। प्रमुख नृत्यांगनाओं में हम सोनल मानसिंह की भी बात करेंगे। सोनल मानसिंह का जन्म बम्बई में हुआ था और इन्होंने मणिपुरी और भरतनाट्यम नृत्य का प्रशिक्षण लिया था। इन्होंने बेंगलोर में प्रोफेसर US कृष्णराव से भरतनाट्यम और केलूचरण महाराज से ओडिसी नृत्य सीखा था। उन्होंने 1962 में बम्बई में पहला सार्वजनिक नृत्य प्रदर्शन किया था। उनकी श्रेष्ठ नृत्य कला के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण अलंकरण और कालिदास सम्मान आदि प्राप्त हुए थे। कला के क्षेत्र में जब हम महिलाओं की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं तो चित्रकला का क्षेत्र भी प्रमुख रूप से कुछ महिलाओं के कारण काफ़ी उल्लेखनीय है। इनमें पहला नाम है अमृता शेरगिल का। इनका नाम भारतीय चित्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। इनका जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था और इनके पिता सिख थे जो हंगरी में बस गए थे। 1921 में उनका परिवार शिमला में आकर के बस गया था और 1929 में फ्रांस जाकर उन्होंने वहाँ के श्रेष्ठतम चित्रकारों से चित्रकला सीखी। उनके आरंभिक चित्रों पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। उनकी आरंभिक कृति यंग गर्ल्स थी। भारत में चित्रकला की मुगल और पहाड़ी शैली ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। 1941 में 28 वर्ष की अल्पायु में अमृता शेरगिल का निधन हो गया था। भारत सरकार ने अमृता शेरगिल के चित्रों को राष्ट्रीय कला धरोहर घोषित किया है। 1978 में अमृता शेरगिल के चित्र पहाड़ की स्त्रियां डाक टिकट पर छप करके प्रचारित हुआ था। चित्रकारों की सूची में एक और प्रमुख नाम है अंजलि इलाम मेनन का। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और इन्होंने बम्बई के JJ आर्ट स्कूल से चित्रकला की शिक्षा ली थी। फ्रांस सरकार से इन्हें छात्रवृत्ति मिली और इन्होंने पेरिस जाकर के चित्रकला की सूक्ष्मताओं का प्रशिक्षण लिया था। इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति यात्रा है और इन्हें भी अनेक कला पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन्हें पद्मश्री अलंकरण से भी सम्मानित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कला के क्षेत्र में ऐसी अनेक भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की और कला के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया।